अत्यंत व्यस्तता के साथ उनके निजी सचिव और सहचर भाई चक्रधर जी का स्मरण अनायास हो आता है। जब मोजों में से पांचों उंगलियां बाहर निकलने लगती, जब जूतों के तले पैर के तलवों के गवाक्ष बनने लगते, गवाक्ष खिड़की, जब धोती कुर्ते कोट आदि का खद्दर अपने मूल ताने बाने में बदलने लगता, तब चक्रधर इस पुरातन सज्जा को अपने लिए सहज लेते थे। अभी उनके जो सचिव थे, सेक्रेटरी चक्रधर नाम था उनका, वो उनके इतने भक्त थे, सच्चे शिष्य थे कि एक तो राजेंद्र बाबू फटे हुए मोजे पहनते थे, फटने तक मोजे पहनते थे, जूते भी उनके पूरे तल, नीचे का जो तल था वो पूरा खत्म हो जाता था तब तक पहनते थे। उनकी धोती कुर्ते सब एकदम उसके धागे धागे निकलते थे। उसके बाद भी उनके जो सेक्रेटरी थे चक्रधर जी सचिव, उनके वो फेंके हुए कपड़े, फेंके हुए यानी पहने हुए कपड़े, पहने हुए जूते उनको वो पहनते थे, वो खुद वो उसको अपनाते थे। इसका मतलब वो कितने भक्त होंगे राजेंद्र बाबू के। देखो, उन्होंने वर्षों तक इसी प्रकार राजेंद्र बाबू के पुराने परिधान से अपने आप को प्रसादित कर कृतार्थता का अनुभव किया था। मैंने ऐसे गुरु शिष्य या स्वामी सेवक अब तक नहीं देखे। राजेंद्र बाबू के निकट संपर्क में आने का अवसर मुझे सन 1937 में मिला, जबकि कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में महिला विद्यापीठ महाविद्यालय के भवन का शिलान्यास करने प्रयाग आए। उनसे ज्ञात हुआ कि उनके संयुक्त परिवार में 15-16 पौत्रियां हैं, जिनकी पढ़ाई की व्यवस्था नहीं हो पाई। पौत्रियां बच्चों के बच्चे। मैं यदि अपने छात्रावास में रखकर उन्हें विद्यापीठ की परीक्षाओं में बैठा सकूं तो उन्हें कुछ विद्या प्राप्त हो सकेगी। यानी लेखिका पहली बार उनके महिला महाविद्यालय के ओपनिंग जो प्रोग्राम रहता है उसमें प्रयाग में उनको मिली थी। तब लेखिका को पता चला कि उनकी जॉइंट फैमिली में 15-16 पौत्रियां हैं। पहले बड़ी, फिर छोटी, फिर उनसे छोटी के क्रम से बालिकाएं मेरे संरक्षण में आ गई। उन्हें देखने के प्रायः उनकी दादी और कभी कभी दादा भी प्रयाग आते रहे। तभी राजेंद्र बाबू की सहधर्मिणी के निकट संपर्क में आने का अवसर मिला। वे सच्चे अर्थ में धरती की पुत्री थी। वे साध्वी, सरल, क्षमामयी, सबके प्रति ममतालु और असंख्य संबंधों की सूत्रधारिणी थी। जब वो लड़कियां विद्यापीठ में दाखिल हुई तब उन्हें देखने राजेंद्र बाबू के परिवार वाले आते थे। तभी लेखिका की मुलाकात उनकी पत्नी से हुई। वो भी सादी, सरल और ममतामयी थी। बचपन में ही शादी हुई थी। रूढ़ी और परंपरा का पूर्ण पालन वो करती थी। वो उनकी झुकी हुई जो पीठ थी उससे पता चलता था। ससुराल में उन्होंने बालिका वधू के रूप में पदार्पण किया था। सम्राट जमींदार परिवार की परंपरा के अनुसार उन्हें घंटों सिर नीचा करके एकासन में बैठना पड़ता था। परिणाम था उनकी रीढ़ की हड्डी इस प्रकार झुक गई कि युवती होकर भी वे सीधी खड़ी नहीं हो पाती थी। के संबंध में राजेंद्र बाबू का स्पष्ट निर्देश था कि वे सामान्य बालिकाओं के समान बहुत सादगी और संयम से रहे। वे खादी के कपड़े पहनती थी जिन्हें वे स्वयं ही धो लेती थी। उनके साबुन, तेल आदि का व्यय भी सीमित था। व्यय खर्च यानी इतने बड़े व्यक्ति की पौत्रियां होने के बावजूद भी राजेंद्र बाबू का यह स्पष्ट कहना था कि उन्हें अलग शिक्षा न देकर बाकी की लड़कियों के जैसे ही रखा जाए। कमरे की सफाई, झाड़ पोंछ, गुरुजनों की सेवा आदि भी उनके अध्ययन के आवश्यक अंग थे। बालिकाओं के संबंध में राजेंद्र बाबू का स्पष्ट निर्देश था कि वे सामान्य बालिकाओं के समान बहुत सादगी और संयम से रहे। उस समय स्वतंत्रता संघर्ष के सैनिकों को गंतव्य जेल ही रहना पड़ता। अतः प्रायः किसी की पत्नी, किसी की बहन, किसी की बेटी विद्यापीठ के छात्रावास में आ उपस्थित होती थी। देश स्वतंत्र होने के उपरांत उनमें से कुछ दिल्ली चली गई और कुछ विशेष योग्यता प्राप्त करके विद्यालयों में भर्ती हुई। केवल राजेंद्र बाबू अपवाद रहे। उनके भारत के प्रथम राष्ट्रपति हो जाने के बाद मुझे स्वयं उनकी पौत्रियों के संबंध में चिंता हुई। उनका स्पष्ट उत्तर मिला, महादेवी बहन, दिल्ली मेरी नहीं है, राष्ट्रपति भवन मेरा नहीं है। अहंकार से मेरी पौत्रियां का दिमाग खराब न हो जाए। तुम केवल इसकी चिंता करो, वे जैसे रहती आई है उसी प्रकार रहेगी। कर्तव्य विलास नहीं, कर्मनिष्ठा है।
उनकी सहधर्मिणी में भी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ। जब राष्ट्रपति भवन में उनके कमरे से संलग्न रसोई घर बना गया, तब वे दिल्ली गई और अंत तक स्वयं भोजन बनाकर सामान्य भारतीय गृहिणी के समान पति, परिवार तथा परिजनों को खिलाने के उपरांत स्वयं ग्रहण करती थी। यानी राजेंद्र बाबू राष्ट्रपति भवन को अपने कार्य का हिस्सा मानते थे, अपना कर्तव्य मानते थे, और यही निर्देश उन्होंने उनकी पौत्रियों के लिए भी दिया था। उनकी पत्नी में भी कोई बदलाव नहीं हुआ था, वो सामान्य गृहिणी के जैसे ही रहती थी। उस विशाल भवन में यदि अपने अद्भुत आतिथ्य की बात न कहूँ तो कथा अधूरी रह जाएगी। बालिकाओं की दादी ने मुझे दिल्ली आने का विशेष निमंत्रण तो दिया ही, साथ ही प्रयाग से सिरकी से बने 1 दर्जन सूप लाने का भी आदेश दिया। उन्होंने बार बार आग्रह किया कि मैं उनके लिए इतना कष्ट अवश्य उठाऊं, क्योंकि फटकने पचारने के लिए सिरकी के सूप बहुत अच्छे होते हैं, पर कोई उन्हें लाने वाला ही नहीं मिलता। अभी उस विशाल भवन में लेखिका का स्वागत कैसे हुआ उसका कथन किया है कि बालिकाओं की दादी ने लेखिका को एक दर्जन सूप लाने के लिए कहा था। प्रथम श्रेणी के डिब्बे में 12 सूपों के टांगने पर जो दृश्य उपस्थित हुआ, उससे भी अधिक विचित्र दृश्य तब प्रत्यक्ष हुआ जब राष्ट्रपति भवन से आई बड़ी कार पर यह उपहार लादा गया। राष्ट्रपति भवन के हर द्वार पर सलाम ठोकने वाले सिपाहियों की आंखें विस्मय से खुली रह गई। ऐसी भेंट लेकर कोई अतिथि न कभी वहां पहुंचा था, न पहुंचेगा, पर भवन की तत्कालीन स्वामिनी ने मुझे अंक में भर लिया। यानी फर्स्ट क्लास के डब्बे में लेखिका सूप लेकर गई थी और सब देखने लगे थे। घर पे आने के बाद भी दरवाजे के जो रक्षक थे, वहां के जो नौकर थे, वो भी लेखिका की तरफ देखने लगे। राजेंद्र बाबू तथा उनकी सहधर्मिणी सप्ताह में 1 दिन अन्न नहीं ग्रहण करते थे। संयोग से मैं उनके उपवास के दिन पहुंची, अतः उनकी यह जिज्ञासा स्वाभाविक थी कि मैं कैसा भोजन पसंद करूंगी, क्योंकि उनका तो उपवास था। अभी उनको मालूम नहीं था कि लेखिका कैसे खाना पसंद करेगी। उपवास में भी अतिथेय का साथ देना उचित समझकर मैंने निरन्न भोजन की ही इच्छा, यानी लेखिका ने कहा कि मैं भी सादा खाना यानी फल खाऊंगी। फलाहार के साथ उत्तम खाद्य पदार्थों की कल्पना स्वाभाविक रहती है। सामान्यतः हमारा उपवास अन्य दिनों के भोजन की अपेक्षा अधिक व्यवसाध्य हो जाता है, क्योंकि उस दिन हम भांति भांति के फल, मेवे, मिष्टान्न आदि एकत्र कर लेते हैं। मुझे आज भी वह संध्या नहीं भूलती जब भारत के प्रथम राष्ट्रपति को मैंने सामान्य आसन पर बैठकर दिन भर के उपवास के उपरांत केवल कुछ उबले आलू खाकर पारायण करते देखा। मुझे भी वही खाते देखकर उनकी दृष्टि में संतोष और ओठों पर बालकों जैसी सरल हंसी छलक उठी। यानी उन्होंने इतने बड़े राष्ट्रपति होकर भी उन्होंने उपवास के दिन सिर्फ उबले हुए आलू खाए थे। जीवन मूल्यों की परख करने वाली दृष्टि के कारण उन्हें देश रत्न की उपाधि मिली और मन की सरल स्वच्छता ने उन्हें अजात शत्रु, यानी उनका कोई भी शत्रु नहीं था, क्योंकि उनका एकदम सरल सादा स्वभाव। अनेक बार प्रश्न उठता है, क्या वह साचा टूट गया जिसमें ऐसे कठिन कोमल चरित्र ढलते थे। ने लेखिका को आज भी यह प्रश्न उठता है लेखिका के मन में कि आज भी ऐसे लोग हैं जो बड़ी बड़ी उपाधि प्राप्त होने के बाद भी इतनी सादगी से रह सकेंगे।